बजट क्या है, क्या होता है, बजट के अर्थ और बजट के उद्देश्य और अंगों को समझने के बाद हमें ये भी समझना होता है कि आखिर बजट कितने प्रकार का होता है। सरकार के द्वारा बनाया गया बजट, क्योंकि सरकार हर देश की अलग अलग होती हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उनकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, उनका डेवलपमेंट का जो विज़न होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे में कोई भी देश, हर देश एक जैसे बजट को फॉलो नहीं करती है। हर देश की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है। तो ऐसे में अगर बजट के प्रकार की बात करते तो पहले समझिए बजट क्या होता है। बजट बताता है कि एक देश की सरकार के द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितना अनुमानित प्राप्ति होने वाली है और उसमें से कितना अनुमानित व्यय होने वाला होता है। इसका एक ठीक ना एक विस्तृत विवरण होता है बजट। तो ऐसे में अगर बजट की प्रकार की अगर बात करते हैं, खासकर भारत में, तो भारत में अगर बजट के प्रकारों की बात करते हैं तो इसको तीन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है कि तीन प्रकार के बजट के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। एक है संतुलित बजट, अधिशेष बजट, अधिशेष का मतलब होता है लाभ का बजट, बचत का बजट, और दूसरा होता है घाटा बजट, यानी कि बजट में जब घाटा होता है। तो संतुलित को, इन दोनों को हम ये मान सकते हैं कि दो प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित बजट और एक होता है असंतुलित बजट। संतुलित और असंतुलित, जहां पर पहले हम संतुलित बजट के बारे में समझ लेते हैं, फिर असंतुलित के बारे में समझेंगे। संतुलित बजट क्या होता है, ठीक है। संतुलित बजट का मतलब होता है बजट का एक ऐसा प्रकार जहां पर सरकार के आय यानी कि बजट प्राप्तियां, सरकार को जितने भी अनुमानित प्राप्तियां होने वाली होती हैं वो सरकार के सभी अनुमानित व्यय के बराबर होती है। यानी कि सरकार ने जितना इनकम करना है, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का सरकार की प्राप्तियां हैं और पूरा का पूरा 10,000 जो यहाँ पर खर्च हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ इसको हम संतुलित बजट के रूप में, यानी कि ना पैसा ज़्यादा आया, ना ज़्यादा खर्च किया, ना बचा लिया, तो इस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि विश्व के बहुत ही कम देश ऐसे होते हैं जहां पर संतुलित बजट बनाया जाता है। बेसिकली ये जो बजट बनाया जाता है देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो विकासशील देश है, ठीक है ना, जहाँ पर अभी विकास को गति देने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर ये बजट नहीं बनाया जाता है। जितने भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो, फ्रांस है, जर्मनी है या दूसरे देश, उन सब देश के द्वारा शायद इसको अप्लाई किया जाता होगा, लेकिन बहुत ही कम जब आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में संतुलित बजट की जगह पर एक दूसरा बजट होता है जिसको हम बोलते हैं असंतुलित बजट, ठीक है ना। असंतुलित बजट, असंतुलित बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जहां पर सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय के बराबर नहीं होती हैं, ऊपर नीचे होता है। ये ऊपर नीचे दो प्रकार से होता है। एक, जब सरकार की प्राप्ति यानी कि रिसीव्ड ज़्यादा हो और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो। दूसरा होता है जब सरकार की प्राप्ति कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। ये दो टाइप के होते हैं। तो जब सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से ज़्यादा होती हैं तो उसको हम बोलते हैं अधिशेष बजट। जबकि जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं घाटे का बजट, घाटे का बजट या घाटा बजट, जैसे कि आप समझ लो। तो सरप्लस बजट क्या होता है, ये इस बजट में अनुमान लगाई गई आय से खर्च कम होते हैं, यानी कि जितना इनकम होता है सरकार के पास, जितनी प्राप्तियां आती है सरकार के द्वारा, उससे कम खर्च किया जाता है। इसका मतलब सरकार के पास आय का एक भाग बचा हुआ रह जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी सरकार का काम लाभ कमाना नहीं होता है, आय को बचाना नहीं होता है। सरकार का उद्देश्य होता है जो भी उसको प्राप्त हुआ है, क्योंकि सरकार खुद नहीं कमाती, सरकार अपनी जनता से लेती है, उसका 100% भाग से जनता के विकास के कार्यों में खर्च करना होता है। तो लेकिन तब भी अगर सरकार की कुल कमाई यानी कि कुल प्राप्तियां अगर कुल खर्च के कंपैरिजन में कम होता है तो ऐसे बजट को हम अधिशेष बजट कहते हैं। और विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है आज के समय में जो इस बजट को फॉलो करती है, क्योंकि नहीं पॉसिबल है। अगर कोई करती भी है वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस बजट को कोई फॉलो नहीं करता है। तो ये अधिशेष बजट हुआ। अब अगर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की बजट में, दैट इज़ घाटे का बजट।
घाटे का बजट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जितने भी विकासशील देश है, जैसे भारत है, चाइना है, अफ्रीका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इस बजट को फॉलो करती है, क्योंकि ये एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार को जितनी भी प्राप्तियां प्राप्त होती है उसके मुकाबले सरकार के द्वारा किया गया व्यय ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर सरकार को 100 रुपये की प्राप्ति हो रही है, देश के विकास के लिए सरकार को 120 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो 20 रुपये आय से ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसी 20 रुपये को हम क्या बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। और इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट यानी कि डिफिसिट बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और बेसिकली जितने विकासशील देश है, जैसे कि मैंने बताया है, भारत है, ठीक है ना, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे जो है इसी बजट को फॉलो करती है। इसलिए क्योंकि अगर 100 रुपये आया है और 100 रुपये ही खर्च करेंगे तो आपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर जो करना है वो कैसे हो पाए, नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे में सरकार को मजबूरी में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ताकि उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया जा सके, ताकि देश में रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सके और देश के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसलिए सरकार जो है यहाँ पर घाटे का बजट बनाता है। अब बात होती है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है सर कि जब 100 रुपये इनकम है तो 120 रुपये कैसे खर्च हो जाता है, ये बताइए, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये 20 रुपए जो सरकार ने खर्च किया है देश के विकास के लिए एक्स्ट्रा, ये 20 रुपये खर्च कहाँ से होगा, उधार लेके होगा। यही हमारे कर्जे का सबसे बड़ा स्रोत है और इसी घाटे की भरपाई के लिए ही हमें कर्जा लेना पड़ता है। तो ऐसे में हमें ये समझना पड़ेगा घाटा क्यों होता है, कैसे होता है और इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, इसकी पूर्ति कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। दैट मीन्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बजट घाटा, जो अभी हमने पढ़ा, बजट घाटा। ठीक है ना, बजट घाटा किसे बोलते हैं, ये घाटा होता क्या है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बजट घाटा। बजट घाटों को इंग्लिश में बोल जाते हैं बजट डिफिसिट, दैट इज बजट डिफिसिट। ओके, तो बजट डिफिसिट क्या है, बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक होता है। मतलब जब सरकार के द्वारा किया गया व्यय उसकी आय के मुकाबले ज़्यादा होता है तो उसको बजट घाटा कहते हैं। हालांकि इसका उपयोग ज़्यादातर सरकारों के लिए किया जाता है। इसे व्यापक रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों पर भी लागू किया जा सकता है कि आप अपने, ठीक है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ओके, हमने मान लिया आपका एक बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस से 10,000 रुपये की इनकम कमा रहे हैं, लेकिन अगर 10,000 की इनकम कमा रहे हैं तो अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, अब आपको क्या है, इनकम बढ़ानी है। भाई 10,000 इनफ नहीं है ना, बिज़नेस कर रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ाएंगे कैसे। अब आपके पास जितना पैसा था आपने लगा दिया, अब बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आपको क्या लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। यही कर्जा आपका घाटा होता है, क्योंकि बिज़नेस को आगे बढ़ाने के कर्जा लेंगे तभी जाके आगे आने वाले समय में आपकी आय में वृद्धि होगी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बजटीय घाटा तब होता है जब व्यक्ति, सरकार या व्यवसाय के बजट में आय से अधिक खर्च होता है। इसका मतलब एक ऐसा बजट घाटे में कह सकते हैं, नॉर्मली फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बजट घाटा बराबर सरकार के द्वारा किया गया व्यय, बजट व्यय माइनस बजट के माध्यम से होने वाली प्राप्ति, यानी कि व्यय माइनस प्राप्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट घाटा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सरकार को आय की प्राप्त होती 100 रुपये और व्यय कर दिया 120 रुपये, तो 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा दैट इज 20 रुपये, यही होगा हमारा बजट घाटा। बजट घाटे को का समझना है क्योंकि पूरे बजट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, तो घाटे को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो बजट घाटा 3 प्रकार के होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे को हम बोलते हैं इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट, क्योंकि नाम पता होना जरूरी है। राजस्व घाटे को बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट और प्राथमिक घाटे को बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट। ओके, 3 प्रकार का घाटा होता है। अब इन तीनों प्रकार के घाटे को समझना है और इस घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो बने रहना है मेरे साथ, छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद किताबें में ना मिले, वो आपको मेरे इस चैनल पे जरूर मिलेगा। और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट और डिटेल ठीक है ना पढ़ाई करनी, स्टडी करनी है तो आपको द इकोनॉमिक्स ग्रुप चैनल के साथ जुड़ना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर एक प्रकार के घाटे को पढ़ना है। पहला प्रकार का घाटा है राजकोषीय घाटा।
क्या है ये? राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटा क्या है समझिए। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है एक वर्ष में उधारों को छोड़कर, अगर देश ने अपनी अब व्यय की पूर्ति के लिए जो भी उधार लिया उन उधारों को छोड़ दिया जाए। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब क्या होता है, देश में बजट के माध्यम से जो भी सरकार प्राप्ति कर रही है उसके मुकाबले जो है व्यय जितना भी ज़्यादा होता है तो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखना कुल प्राप्तियों में उधार शामिल नहीं होना चाहिए। तो जो घाटा होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। दूसरे शब्दों में इसे उस राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे सरकार के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब होता है किसी भी देश में ये पता करना होता है कि खर्चों की पूर्ति के लिए कितना उधार लेना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए किसी भी देश का राजकोषीय घाटा उस देश के द्वारा लिए गए उधार को बताता है। तो अगर उधार ही शामिल कर लेंगे तो राजकोषीय घाटा तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर उधार को शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान में रखना कि जितना अधिक राजकोषीय घाटा होगा उतनी अधिक राशि उधार ली जाएगी। राजकोषीय घाटे की उस कमी को समझने में मदद करता है जो सरकार के धन की कमी के अभाव में व्यय भुगतान करते समय सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर राजकोषीय घाटे की फार्मूले की अगर बात करते हैं कि सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फार्मूला है कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर देना है जिसमें उधार को शामिल नहीं करना है। तो ये जो कुल व्यय है इसमें दोनों प्रकार की व्यय शामिल होती है। कौन कौन सी? एक है आपका राजस्व व्यय और दूसरा है आपका पूंजीगत व्यय। वहीं पर कुल प्राप्तियों में भी दोनों प्रकार की प्राप्तियां शामिल होती हैं। एक है आपका राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय में उधार शामिल नहीं करते हैं, यानी कि उधार को छोड़कर सभी पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में तीन प्रकार की आती हैं, उधार, विनिवेश और कर्जे की वसूली। तो उधार को छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तब जाके राजकोषीय घाटे की प्राप्ति होती है। ये कुल घाटे को बताता है। अगर हम बात करना चाहें कि राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में, तो सबसे पहली बात तो ये है जितना अधिक राजकोषीय घाटा होगा सरकार के द्वारा अनावश्यक व्यय किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था पर संभावित मुद्रास्फीति। इसका मतलब ये हुआ कि राजकोषीय घाटा इसीलिए हो रहा है सरकार जितना व्यय नहीं करना चाहिए कुछ अनावश्यक व्यय भी कर रही है, यानी कि कुछ खर्चे ऐसे भी सरकार के हो रहे हैं जो कि देश के लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी सरकार कर रही है। ऐसे में सरकार के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है क्योंकि मांग जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है और जब मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होता है उस स्थिति में देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। ओके, नेक्स्ट, घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई के द्वारा अधिक मुद्रा छापा जाता है जिससे घाटा वित्त पोषण भी खा जाता है। बाजार में अधिक धन उपलब्ध होती है जिससे दोबारा मुद्रास्फीति की बढ़ती है। भाई घाटा हो रहा है, घाटे की पूर्ति के लिए क्या किया जाए? सरकार के द्वारा कभी भी मुद्रा छापा जा सकता है, नोट छापे जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम होती है क्योंकि नोट छापने के लिए भी सरकार को एक रिजर्व रखने की जरूरत होती है। लेकिन अगर नोट छाप दिया मान लो तो नोट छापने से क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में ज़्यादा नोटों की सप्लाई होगी। जब अधिक धन अर्थव्यवस्था में होगा तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सिंपल सी बात है कि मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट, अधिक उधार लेने से अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास में बाधा आएगी। अगर उधार अधिक लिया तो अगर उधार ही चुकाएंगे, भाई उधार तो फ्री में नहीं मिलता ना, उधार तो चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में बाद में जो हमें पैसा मिलेगा, इनकम आएगी, उस इनकम का एक अधिक भाग हम जो है अपने कर्जों को निपटाने के लिए करेंगे। तो विकास कार्य कैसे करेंगे? इसलिए सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा जितना कम होगा उतना ही भला होगा देश का। ओके, और राजकोषीय घाटे की पूर्ति कैसे की जा सकती है? राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए ध्यान में रखना कि कुछ काम किए जा सकते हैं। कैसे? सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्ययों में कमी की जा सकती है, जैसे सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पेंशन जो होता है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के वजीफा होता है, स्कॉलरशिप्स होती हैं, सरकार के द्वारा किए जाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है, घूमना फिरना, टीए डीए, तमाम तरह के बहुत सारे फालतू खर्चे, जैसे नेताओं के संसद पे किया जाना वहाँ फालतू का, सरकार के द्वारा इन सभी खर्चों को कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बोनस, अवकाश, नकदीकरण, सब्सिडी में कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, राजस्व उत्पादन करने के लिए सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? लोगों के पास
पैसे कम बचेंगे और सरकार को अधिक आय की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश करना, ताकि सरकार के जो घाटे वाले क्षेत्र है उसको बेचा जाए निजी क्षेत्र में, ताकि उससे भी अधिक से अधिक आय सरकार को प्राप्त हो और सरकार के द्वारा उधार कम लेना पड़े। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के घाटे की, राजस्व घाटा। जैसे कि अभी आपने राजकोषीय घाटा पढ़ा था, राजकोषीय घाटे में सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, चाहे राजस्व आय हो, पूंजीगत आय हो, राजस्व घाटा व्यय हो और पूंजीगत पे सही। लेकिन राजस्व घाटे के अंतर्गत ध्यान में ये रखिएगा, केवल एक ही प्रकार की मदों को शामिल किया है, वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे सरकार के संपत्तियों और सरकार के दायित्वों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार के द्वारा सामान्य क्रियाओं पर किया गया व्यय या सरकार के द्वारा सामान्य क्रियाओं के द्वारा अर्जित किए गए आय को इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर सामान्य खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको राजस्व घाटे के नाम से जानते हैं। तो समझिए, यहाँ पर राजस्व व्यय को कुल राजस्व प्राप्तियों पर कुल राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि देश के द्वारा जितनी भी राजस्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती है उससे ज़्यादा अगर व्यय हो जाता है तो उसको हम राजकोषीय घाटे के नाम से राजस्व घाटे के रूप में जानते हैं। राजस्व घाटे को इंग्लिश में बोला जाता है रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, दिस वन नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट। तो यहाँ पर दूसरे शब्द में कह सकते हैं, राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कमी को ही राजस्व घाटा कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक फंडा है, जो भी आपके पास राजस्व व्यय हो रहा है उसमें से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दो। ये वो राजस्व है जिससे संपत्तियों और दायित्व का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे इस प्राप्तियों में क्या जाता है, इसमें आ जाता है कर होता है, गैर कर प्राप्त होता है। इसमें क्या किया था, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वेतन, पेंशन, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, ठीक है, ये सब प्रशासनिक व्यय वगैरह इसमें शामिल किए जाते हैं। राइट, अब यहाँ पर अगर राजस्व घाटे की बात करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटे को सरकार हमेशा न्यूनतम रखना चाहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा होता है जो वास्तव में धरातल पे खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऐसा खर्च होता है जो सामान्य रूप से करना पड़ता है। तो इस चीज़ को सरकार कंट्रोल में ला जा सकती है, ठीक है ना। जैसे पेंशन ज़्यादा देना, ओवर दे देना, सब्सिडी को कम किया जा सकता है, फालतू के वेतन जो बैठे बैठे मिल रहा है लोगों को अब वो कम किया जा सकता है, कई प्रकार के। तो इस घाटे का प्रभाव क्या होता है। संपत्ति में कमी, राजस्व घाटे के रूप में कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ संपत्तियां बेचनी होगी। क्यों, अगर राजस्व घाटा होता है, घाटे की पूर्ति के लिए सरकार अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगी, तो यानी कि राजस्व घाटे से पूंजीगत संपत्तियों का प्रभाव पड़ता है, कम होता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त ऋण का बोझ भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऐसे इसका जो है डायरेक्ट तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर घाटा हो रहा है, उस घाटे के कारण सरकार के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है या फिर सरकार की संपत्तियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। राइट, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। और क्या है, इस घाटे को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। उपचारात्मक उपाय, सरकार के द्वारा किए जाने अनावश्यक खर्चों को कम किया जा सकता है, यानी कि सरकार के द्वारा होने वाले जो व्यय होते हैं, सार्वजनिक व्यय होता है, सरकारी व्यय होता है, उसको कम किया जा सकता है। या फिर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जहां भी संभव हो नए टैक्स लागू करके, ताकि लोगों की जो अतिरिक्त आय है सरकार उसे अपने पास ला सके। इस प्रकार से राजस्व घाटे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद तीसरा है, थर्ड टाइप, प्राथमिक घाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्राथमिक घाटा चालू घाटे का राजकोषीय घाटा कहा जाता है, चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा कहा जाता है, क्योंकि पिछले उधारों पर जो भी ब्याज दिया जाता है तो राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष के द्वारा उधार लिए गए धनराशि का ब्याज को भुगतान करने के बाद जो बचता है नेट, वही हमारा प्राथमिक घाटा होता है। क्यों, अब देखिए, जाहिर सी बात है, आपने उधार लिया है तो ब्याज तो चुकाएंगे ही यार। ब्याज चुकाना कंपलसरी है, भले ही आपके पास आय हो रही है या नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हम ये मान के चले, देश के लिए विकास के लिए हम खर्च कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है, उस घाटे में वो राशि भी तो शामिल होगी जो हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि ब्याज तो हमें देश में नहीं लग रहा, वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना होता है कि वास्तव में कितना खर्च हुआ
जो ब्याज के अलावा है, तो ब्याज के अलावा अगर सरकार देश के विकासात्मक कार्यों के लिए अगर घाटा उठाती है तो उस घाटे को शुद्ध घाटा यानी कि प्राथमिक घाटे के नाम से जाना जाता है। तो कहने की मतलब ये हुआ, प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के बिना उधार लेने की आवश्यकता है कि ब्याज को छोड़ के कितना और उधार लेना पड़ेगा। प्राथमिक घाटा उन खर्चों को दर्शाता है जिन्हें सरकारी उधारी आय ब्याज भुगतान के भुगतान ना करते हुए पूरा करने जा रही है। यानी कि ब्याज के भुगतान को छोड़ के जो दूसरा घाटा होता है उस घाटे की पूर्ति के लिए हमें कितना उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे फार्मूला जो बनता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज के भुगतान को ही प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। प्राथमिक घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करना पड़ेगा। किसको? राजकोषीय घाटा, क्योंकि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ही कैलकुलेट होती है। यानी कि जो हमारे पास राजकोषीय घाटे को कम करने का उपाय है वो भी प्राथमिक घाटे को ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना कि उधार कम से कम लिया जाए और इसलिए लिया जाए ताकि देश के विकासात्मक कार्यों पर खर्च हो, ना कि देश के ब्याज भुगतान के लिए। और ब्याज भुगतान तभी कम होगा जब उधार कम लेंगे। तो उधार को कम से कम, और उधार तभी बढ़ता है जब व्यय बढ़ता है, अतिरिक्त व्यय बढ़ता है। तो व्यय को कम रखना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को ध्यान में रखना चाहिए देश का व्यय ओवर तो हो लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देश के ऊपर कर्जे का भार बढ़ता चला जाए। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा। तो सबसे पहला, प्रत्येक राष्ट्र को अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग और विकास के लिए बजट की आवश्यकता होती है। हर देश को, बिना बजट के कोई भी देश अपने जो है आर्थिक कार्य को, अपने जो है मौद्रिक पूर्तियों को पूर्ति नहीं कर पाएगी। ठीक है, बजट किसी राष्ट्र की विकासात्मक योजनाओं की कहाँ, कितना, कैसे खर्च होना इस बात को बताती है। सरकार पहले अपनी आय के स्रोत और खर्च का दायरा बता देती है। सरकार बता देती है पहले ही कि भाई देश के विकास के लिए हमारे पास कितना पैसा आ सकता है और उसमें से हम कितना कितना पैसा खर्च करेंगे, ये पहले ही बताया जाता है। बजट पेश होने से पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बताया जाता है कि पिछले बजट का रिजल्ट क्या है, पिछले बजट का कितना आय प्राप्त हुआ था वास्तव में और कितना उसमें से खर्च कर दिया गया है, कंप्लीट विवरण बता दिया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि 2016 से, ठीक ना, पहले रेल बजट अलग पेश होता था, पहले रेल बजट, उसके बाद जो है आम बजट, लेकिन रेल बजट को 2016 में आम बजट में मिला दिया गया कि लास्ट में रेलवे को जो बजट मिलना है वो आम बजट से मिलना होता है, इसलिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया, अब एक ही साथ पेश होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है और उसकी सार्वजनिक जांच की जा सकती है कि बजट कैसे बना, कहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ठीक है, अगर बजट को देखा जाए, बजट को मोटे तौर पर राजस्व प्राप्तियां, व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय के रूप में बांटा जा सकता है। और जो बजट होता है वो 3 प्रकार के हो सकता है: संशोधित बजट, वास्तविक बजट और अनुमानित बजट। संशोधित बजट जो बजट है उस पर चेंज करना, वास्तव में जो खर्च हुआ है और जो आने वाले समय के लिए जो अनुमान हमने किया है, इन सबको हम जो है समझते हैं। ये हमारा बजट का कंप्लीट जो है विवरण है। इसके अलावा जो भारत का बजट होता है हर साल फरवरी के पहले हफ्ते में तैयार किया जाता है, यानी कि संसद में पेश किया जाता है। और संसद में पेश करने का काम किसका होता है? देश की वित्त मंत्री। और वर्तमान में देश की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, ये देश की वर्तमान वित्त मंत्री है जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने टाइप कीजिए डाउट्स को और मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, हर एक डाउट को मैं पूरा करूँगा। थैंक यू एंड बाय।